वहाँ खेला बेला हो जाता है। जो ज्यादा पैसा देगा लॉटरी में उसका नाम निकलेगा। जाति जनगणना भी होना चाहिए और सरना धर्म कोड भी लागू होना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर सरना धर्म में कोड में टिक चिन्ह लगाती हैं तो वे आदिवासी को फॉलो करेंगे या फिर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगे। झारखंड में अभी जनगणना होना है, अब पूरे देश में जनगणना होना है और जनगणना के साथ में जातिगत जनगणना भी होना है। जातिगत जनगणना में जो भी जितने भी जाति हैं उनका जाति काउंट किया जाएगा, उनका गिनती किया जाएगा। और झारखंड में एक मुद्दा ये भी है आदिवासियों को लेकर, आदिवासी चाह रहे हैं कि उनको सरना धर्म कोड मिल जाए और सरना धर्म कोड जनगणना से पहले उनको मिले, ताकि वो जनगणना में जो अपना कॉलम है सरना वो टिक कर सके, वो बता सके कि हम सरना को मानते हैं। क्योंकि जो अदर का कॉलम था उसको हटा दिया गया है और आदिवासी चाह रहे हैं कि कम से कम सरना धर्म कोड मिले, उनको अपना जो धर्म है वो बताने का मौका मिले। क्योंकि सरकार अब अदर का कॉलम हटा दी है तो वो चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो कहाँ अपना धर्म किसको बताएं और कहाँ बताएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश बड़ाई जी हैं, इनसे जानते हैं कि सरना धर्म कोड का मामला है। और कल जो है पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन कर रही थी, उसमें जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की, उनके पापा जो हैं, उनके पिता जो है बंधु तिर्की, वो भी आए थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। और आज जेएमएम के द्वारा भी आंदोलन किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप आदिवासी हैं, युवा हैं, आप देख रहे हैं सभी मामला को, क्या कहना है आपको कि जितने पार्टी राजनीतिक दल हैं वो इस मुद्दा को उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, उनका स्वागत है। जो भी सरना धर्म कोड आदिवासी समुदाय को मिलना चाहिए। किसी एक कॉलम में जो आदिवासी लोग हैं उनको अपना कॉलम मिलना चाहिए, क्योंकि सबका धर्म के प्रति आस्था होता है। आदिवासी की भी आस्था है सरना के प्रति, तो सरना धर्म कॉलम उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है, अभी जाति जनगणना कराना है तो जाति जनगणना भी होना चाहिए और सरना धर्म कोड भी लागू होना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें लगता है बहुत कोई इस पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि जाति जनगणना हो। कि जिस तरह से कल शिल्पी नेहा तिर्की जी उठा रहे थे सरना कोड के लिए, हम उनका क्या बोलते हैं समर्थन करते हैं, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा यही मानना है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जितने भी जेएमएम हो चाहे कांग्रेस में, अधिकांश लोग उनके जो नेता विधायक है वही लोग आदिवासी धर्म को फॉलो नहीं करते। ज़्यादातर आप देख लीजिए, शिल्पी नेहा तिर्की जी खुद क्रिश्चियन है, उनके पिताजी खुद क्रिश्चियन है। आपके मेरे सीसे विधानसभा के जिगा सुशासन होरो, जिगा मुंडा जो जी है वो भी क्रिश्चियन है। और बहुत सारे ऐसे विधायक है जो खुद क्रिश्चियन में है और वे सरना धर्म की कोड की मांग कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए सरना धर्म कोड लागू हो जाता है तो वे अपना धर्म कोड किस में लिखेंगे? वे ईसाई में टिक मारेंगे या फिर सरना में मानेंगे? मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उसमें किस में टिक चिन्ह मारेंगे। मान लिया जाए कि अगर वो सरना धर्म में कॉलम में टिक मारते हैं तो फिर क्या वे सरना धर्म की आदिवासियत फॉलो करेंगे या फिर वे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। शिल्पी नेहा तिर्की जैसा बात कर रही है वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो तो लगातार आदिवासियों के हित में बात करती है, आदिवासियों की जो आवाज़ उनको मुखरता से उठाती हैं। और सरना धर्म कोड की मांग भी वो कल कर रही थी। तो वही तो पूछना चाह रहे हैं कि आदिवासी सरना धर्म कोड मिल जाएगा तो वे कहाँ टिक चिन्ह करेंगे? अगर सरना धर्म में कोड में टिक चिन्ह लगाती हैं तो वे आदिवासी को फॉलो करेंगे या फिर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगे? कहा जाता है, कहते हैं उन लोगों का अधिकांश बयान में यही रहता है कि संविधान हमें आज़ादी देती है कि कोई भी धर्म का पालन किया जा सकता है। लेकिन जब आदिवासी अगर हिंदू धर्म पालन करता है तब वे कहते हैं कि आदिवासी को हिंदूकरण किया जा रहा है। लेकिन जब आपको संविधान अधिकार देता है धार्मिक आज़ादी की, तो उनको भी देता है धार्मिक आज़ादी की, लेकिन आप तो वहाँ चुप रहते हैं। जब आदिवासी अगर हिंदू धर्म को पालन करे तो वो गलत है, लेकिन वही आदिवासी जब क्रिश्चियन धर्म को पालन करे तो वो सही क्यों हो जाता है? या तो होना चाहिए कि वो किसी धर्म को पालन ना करे, या तो फिर दोनों धर्म को पालन करे या सब धर्म को पालन करे। होना चाहिए ना कि आज़ादी है, धर्म की आज़ादी तो हर धर्म को माने, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आदिवासी को बस आदिवासियत मानना चाहिए और उन्हें एक सरना धर्म कोड उनको जरूर मिलना चाहिए। और जो भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, जो भी सरना धर्म के लिए मांग करता है हम उसके समर्थन में है और हम भी सरना धर्म की मांग करते हैं और आगे भी मांग करते रहेंगे। और अभी जो सरकार के द्वारा जो नीति लाई गई है शराब नीति, ये इसका पुरजोर हम लोग आदिवासी समाज आदिवासी बचाओ मोर्चा के तहत हम लोग इसका विरोध करते हैं। और सरना सिरमटोली के सामने से जो रैंप उतारा गया उसका भी विरोध करते हैं। जो अभी जो शराब नीति है
सरकार कह रही है कि आदिवासी इलाकों में शराब दुकान खोला जाए। तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, हमारे जो देख रहे हो जनता से पूछना चाहूँगा, क्या वाकई में आदिवासी क्षेत्रों में शराब दुकान खोलने की ज़रूरत है, या फिर वहाँ एक अच्छे विद्यालय की ज़रूरत है? वहाँ शराब दुकान की ज़रूरत है या फिर अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वहाँ उन लोगों को उद्योग की ज़रूरत है या फिर शराब दुकान की ज़रूरत है? एक बात बताना चाहूँगा कि सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन रोजगार छीनने का काम कर रही है इस नीति के तहत। कैसे, मैं बताता हूँ। आदिवासी क्षेत्र में आप जाइए, वहाँ के अधिकांश महिला या फिर पुरुष, वे अपना जो रोजी रोटी है, अपना जो बच्चों का लालन पालन है, अपना लालन पालन हो गया, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाना, हड़िया और दारू से बेच के करते हैं। महुआ हाड़ी होता है, उसको लोग बाजार में बेचते हैं, हर बाजार में बेचते हैं, कभी कभी गैर बाजार मतलब बाजार नहीं रहता तो भी बेचते हैं, और अपने लोगों का अपना लालन पालन करते हैं, बच्चों को स्कूल से पढ़ाते हैं। लेकिन आज यदि शराब नीति के तहत हर गांव में शराब दुकान खुल जाता है, तो वहाँ एक सरकार का नुमाइंदा बैठेगा और वे जो बेचते हैं उनको बंद करवाएगा। तो जो उनके पास रोजगार है वो भी किसी न किसी तरीका से छीन जाएगा, और जो आदिवासी लोग कुछ पैसे कमा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने रोजी रोटी का एक जरिया है, वो भी खत्म हो जाएगा। सरकार को होना चाहिए कि उनको पहले रोजगार दे, फिर इस तरह की नीति लागू करे। और अगर इस तरह की नीति भी ला रही है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको शराब दुकान के लिए क्या बोलते हैं, दुकान, हाँ, रजिस्ट्रेशन उनका हो। क्यों बाहर से लोग आए, क्यों गैर आदिवासी आके आदिवासी क्षेत्र में दारू बेचे तो आदिवासी लोग बेचे, आदिवासी का विकास हो, आदिवासी व्यापारी बने। क्यों बाहरी लोग आके व्यापारी बने? आदिवासी क्षेत्र में लोग भी, आदिवासी लोग उसको पिएंगे और व्यापारी बाहर के लोग आएंगे और बाहर के लोग कमाएंगे। उसमें तो बोला गया है कि जो 50% से ज्यादा या 50% जहाँ भी आदिवासी रहते हैं, हाँ। उस गांव में आदिवासियों को ही लाइसेंस दिया जाएगा। ये बिल्कुल जो इस तरह का बिल्कुल ये नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनका नियम है कि एक मतलब कि शराब का जो लाइसेंस होगा वो क्या बोलते हैं, लॉटरी के तहत होगा। तो लॉटरी में आपको लगता है कि आदिवासियों का नाम आएगा, वहाँ खेला बेला हो जाता है। जो ज्यादा पैसा देगा लॉटरी में उसका नाम निकलेगा, और इतना आदिवासी के पास पैसा नहीं है कि वो शराब का लाइसेंस है। शराब का जो कारोबार होता है बृहद रूप में होता है, और यहाँ एक ठेकेदार, एक क्या बोलते हैं इसका, एक क्या बोलते हैं, एक बड़ा जीरोज है, और वे लोग नहीं चाहेंगे कि आदिवासी लोग वहाँ उस पर हस्तक्षेप करें। वे चाहेंगे ही नहीं कि आदिवासी लोग व्यापारी बने, वो चाहेंगे ही नहीं। और हम तो नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल आदिवासी क्षेत्रों में शराब नीति लागू ना हो वहाँ, जो क्योंकि रोजगार छीनने का काफ़ी आशंका है और रोजगार छीन ही जाएगा। देखिए, ये पूरी तरीके से बता रहे हैं कि जो नई शराब नीति है उससे आदिवासियों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, और खास करके जो महिलाएं हैं वो अपना हड़िया दारू बेच के अपना जीवन चलाती हैं, अपना बच्चा पालती हैं, उनके स्कूल भेजती हैं, तो उनका जो जीविकोपार्जन है वो छिन जाएगा, रोजगार छिन जाएगा। बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने बहुत जो महिलाएं हैं जो बाजार में दारू बेचते हैं, शराब बेचते हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप शराब और दारू हड़िया ये सब क्यों बेचते हैं? तब उन्होंने बताया कि यदि बाबू हम बच्चा को लेके अगर बाहर कमाने चले जाते तो हमको बच्चा को साथ में लेके जाना पड़ेगा, और बाहर अगर बच्चों को साथ लेके जाएं तो उनको हम स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे। तो यदि घर में रहेंगे तभी हम बच्चा को पढ़ा पाएंगे। लेकिन घर में रहते हैं तो हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं है, उनके पास कोई रोजगार ही नहीं है कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए दो पैसा कमा सके। तो ना चाहते हुए भी आदिवासी महिलाओं को या फिर ग्रामीण महिलाओं को शराब और हड़िया बेचना पड़ता है, क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं है। अब रोजगार नहीं होने के कारण अपने बच्चों को वो ले जाके तो विदेश से मतलब कि बाहर ईटा भाटा में ले जाते, तो उनका जो बच्चा है वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उनके पास एकमात्र उपाय बच जाता है कि वो गाँव में रहे, हड़िया दारू बना के बेचे और अपने बच्चों को पढ़ाए और अपना भी रोजी रोटी चलाए। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि वो अपना रोजी रोटी चलाते, लेकिन इससे भी तो जो आदिवासी समाज के जो युवा हैं या फिर जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो तो दारू हाड़ी पी के कहीं ना कहीं लुढ़क जाते हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी सत्य है, लेकिन रोजगार नहीं होने के कारण मरता क्या ना करता, यही बात है कि मरता क्या ना करता, जिसके तहत उनके पास कोई उपाय ही नहीं बचता है। सरकार को चाहिए एक बार जायजा लेना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में कि वहाँ के स्थिति क्या है। वहाँ लोग पलायन करते हैं, लेकिन और जो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं
वे पलायन नहीं करना चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि अगर वह पलायन कर जाते हैं तो उनके बच्चों को साथ में ले जाना पड़ेगा और लेके चले जाएंगे तो फिर उनका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो यही है कि मरता क्या ना करता के तहत वे लोग उस तरह से करते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा हमारे आदिवासी भाइयों एवं बहनों को कि आप लोग शराब ना ही पिए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि शराब खराब है। ये बता रहे हैं कि शराब खराब है, लेकिन वो विकट परिस्थिति में शराब का वितरण करती हैं, शराब बेचती हैं और अपना घर चलाती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।